तो जैसे आपने फॉर्म फिल करा था तो उसमें डाला हुआ था कि सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग क्वेरीज है, ठीक है। जी। तो उस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर जो आज क्वेरीज का लिस्ट था उसमें बहुत डिफिकल्ट डोमेन से क्वेरीज था, तो उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो पेरेंट्स भी ज्वाइन होंगे क्या मीटिंग में? अभी वो थोड़े बिजी है। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और बाद में जी। उनका हम लोग फीडबैक कंसीडर कर लेंगे। तो अभी आवाज मेरी क्लियर है? जी क्लियर बिल्कुल। तो एक अभी जनरल हम लोग जाएंगे कि टेंथ के बाद कैसे आगे प्रोसीड करना है, और फिर आगे का अगर हम लोग को अभी से प्लान करना है कोई एग्जामिनेशन क्रैक करने का, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो कैसे जी। प्रोसीड करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स पे फोकस करना है। तो जनरली एज ए आपका डिसाइडेड है कि 11th एंड 12th आर्ट्स से करना है, तो बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड है? बिहार बोर्ड ही। बिहार बोर्ड है, ठीक है। और जनरली आर्ट्स में ये सब जनरल आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो बेस्ड जी। ऑन की बोर्ड और कौन सा कॉलेज है वो कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पे वो प्रिफर करते हैं। तो जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी अदर एडिशनल सब्जेक्ट्स कोई भी 5 to 6 होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो एक बार जब 12th कंप्लीट हो जाता है तो वहां से भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो या अदर प्रोफेशन में जा सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो। लेकिन रिलेटिवली अगर 12th के बाद जॉब का प्रोस्पेक्ट देखे तो बहुत लो लेवल का जॉब मिलता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो ये मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि 12th के बाद जॉब के लिए सोचना है। तो एक ऑप्शन बचता है कि 12th के बाद फर्दर ग्रेजुएशन किया जाए, और जी। ग्रेजुएशन आप कोई भी एक सब्जेक्ट इधर से चूज करके कर सकते हो, मे बी हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, होम साइंस, कोई भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और एक बार जब जी। ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद बेसिकली जनरल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रहता है, ठीक है। लाइक स्टेट जी। पीएससी जो हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, बैंक पीओ या अदर उस टाइप के कुछ रिलेटिव जो जॉब्स हैं, तो आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन के बाद इवन आप बीएड ये सब करके जो स्कूल इसमें टीचर्स होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। या फिर अगर आपको हायर स्टडीज का मन है तो फिर आप बाद में उस। मास्टर्स, फिर पीएचडी ये सब करके और फिर वहाँ पे आप लेक्चरर के जॉब के लिए, और पीएचडी कर लेते हो तो प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इवन पोस्ट डॉक के बाद सर्टेन एग्जाम्स होता है वो देना होता है, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब का अच्छा पर्सपेक्ट बनता है। तो एक ये जनरल आउटलाइन है कि टेंथ के बाद कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। और जैसे आपने डाला था फॉर्म में सिविल सर्विसेज के लिए, तो अभी मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का देता हूँ कि क्या होता है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, क्या पैटर्न है, और क्या अभी से उसका तैयारी करना सही रहेगा नहीं रहेगा, और क्या कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ये सब जो कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स है ये बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसके अंडर बहुत सारे सर्विसेज आते हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इसके अलावा भी बहुत से जो सेंट्रल सर्विसेज है, लाइक रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब में जो रैंक 1 के ऑफिसर्स हो गए, ये सब 50 से ज्यादा वैसा अलग अलग सर्विसेज हैं जो इस सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो और उसके अलावा कैटेगरी बी के भी बहुत जॉब्स है, लाइक कस्टम ऑफिसर, ये सब जो होते हैं वो इस रिक्रूट होके कुछ जाते हैं जो ग्रेड बी के होते हैं, ठीक है।
और इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी हम लोग देखें तो हम लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो मिनिमम एज चाहिए 21 और मैक्सिमम 32 इयर्स, जो अभी का पैटर्न है। बाद में 5 साल बाद में भी वो चेंज हो सकता है, एज लिमिट कम हो जाए ज्यादा हो जाए। ये अभी के लिए जो ये क्राइटेरिया है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 32 इयर्स मैक्सिमम, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है। और एग्जाम का अगर पैटर्न का बात करें तो बेसिकली 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज को प्रिलिमिनरी बोलते हैं, और प्रिलिमिनरी में बेसिकली क्या होता है, ये स्क्रीन करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़के अप्लाई करते हैं, 10 लाख प्लस में करते हैं, तो वहां से वो लोग कुछ लड़कों को 1 लाख 2 लाख लड़कों को, इस साल देखोगे तो 1,65,000 और ऐसे कुछ, वो लोग नहीं 1,65,000 में नहीं, आई थिंक 2,000 ओनली वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं और वहां से फिर करते हैं, तो वो देख लेंगे डाटा में। ठीक है। तो प्रीलिम, उसके बाद एक बार जब प्रीलिम हो गया तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। फिर मेंस का होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप का डिस्क्रिप्टिव होता है। और एक बार मेंस क्लियर हो गया तो फिर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर विक्ट्री। तो एक एक स्टेप पे बहुत कड़ा इम्तिहान देना है, तो थोड़ा इसका डिटेल भी देखें। ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी है इसमें बेसिकली 2 पेपर है, जनरल स्टडीज 1 और 2। तो जनरल स्टडीज 1 है, उससे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब को कंपाइल करके क्वेश्चंस आता है, और इसके बेसिस पे ही क्वालिफिकेशन मेंस के लिए डिसाइड होता है। और जनरल स्टडीज 2, जिसको सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें बेसिकली एप्टी, रीजनिंग, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन जो एप्टी वाले होते हैं वो सब रहते हैं। और इस पेपर में 33% मिनिमम लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तभी मान लो कि आप इस पेपर में 200 में बहुत अच्छा लेके आ गए, कटअप से ज्यादा, लेकिन इसमें मिनिमम 33% नहीं लाए, मीन्स 200 में 66 नहीं लाए, तो आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो सेकेंड पेपर में मिनिमम 33% लाना है, और फिर तब जाके आपका फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करोगे, तब जाके मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। और ये प्रीलिम का जो मार्क्स है बस मेंस के क्वालिफाई होने तक ही है, इसका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है। ठीक है। तो एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया तो इसका कहानी खत्म। उसके बाद जब एक बार मान लो प्रीलिम का कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर सेकेंड स्टेज मेंस का आता है। और मेंस बहुत ही डाइवर्सिफाई है। ये टोटल इसमें 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें पेपर ए और बी, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन इस दोनों पेपर में मिनिमम मार्क्स लेके आना होता है कुछ। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर 1 टू पेपर 6 है, इसके मार्क्स बेसिकली इसके बेसिस पे, अगर इस दोनों में क्वालिफाई कर जाते हो और इसमें सफिशिएंट कट ऑफ मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो पेपर 1 ये जो है वो एस्से का है, तो उसमें 2 एस्से लिखने को मिलता है 250 मार्क्स का। और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एस्से लिखने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्योंकि आपको अलग सोचना होगा, एक अलग तरीके से उसको लिखना होगा, और क्रिस्टलन क्लियर। और जनरल स्टडीज का 4 पेपर होता है, इसमें ऑलमोस्ट अफेयर सारा एस्पेक्ट जनरल स्टडीज का वो कवर कर लेता है। और फिर ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, ऑप्शनल 1 और 2। और ये इवन ये पेपर 1 और 2 है, इसमें कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। वो में भी आपका आर्ट्स डोमेन का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, इंजीनियरिंग के बहुत सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने इस पीपीटी के लास्ट में उसका दिया है, और अभी भी डिस्कस करूंगा। तो ये जो 2 पेपर है इसमें 25% लेके आना होता है, इसके मार्क्स को क्वालिफिकेशन में कंसिडर करने के लिए। और एक बार इसमें 25 आ गया तो ये जो बाकी पेपर्स है, जो टोटल मिला के 1750 नंबर का होता है, उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है, मीन्स कट ऑफ डिसाइड होता है।
और उसके बाद अगर क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू के लिए तो थर्ड स्टेज जो है वो इंटरव्यू का है, जो 275 मार्क्स का होता है। और इस साल का जो टॉपर है 2021 का, श्रुति शर्मा, उसका टोटल जो एग्जाम हुआ था 2025 का, उसमें मार्क्स कितना आया है, जोड़ लो, 932 प्लस 173 में 1105 नंबर, मीन्स 50% से थोड़ा ज्यादा जितना आपका 10th में है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज लाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक कंसिस्टेंट, प्लान्ड और एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का जरूरत है। बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के डेली पढ़ने का जरूरत है, तो बहुत इजीली ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। और मैंने सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस इसलिए कवर करा है कि ऑलमोस्ट अगर ये सिलेबस कवर हो जाता है तो जितना स्टेट लेवल के एग्जाम्स है पीएससी का, ऑलमोस्ट इससे उसका पैटर्न मैच करता है। थोड़ा रीजनल लैंग्वेज और कुछ कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो जीके जीएस वाला पार्ट है, बाकी पार्ट है थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन मोर और लेस इसी टाइप का पैटर्न वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो एक बार अगर आप इस लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो बाकी का प्रिपरेशन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा और एनालिसिस देखते हैं कि रियली में क्या एग्जाम इतना टफ है और क्या सिनारियो बनता है। तो सिंपल, मैंने इसी साल जो 2021 का एग्जाम्पल लिया है, तो टोटल ऑलमोस्ट 11 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था, और 11 लाख जो अप्लाई किया था उसमें से सिर्फ 50% ही एग्जाम देने गया, मीन्स 5,08,619 जो प्रीलिम में अपीयर हुआ। मीन्स 50% लोग ऐसे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर देते हैं सिविल सर्विसेज में विदाउट एनी सीरियसनेस, और आधे लोग एग्जाम नहीं देते हैं। अब जो 5 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया उसमें से 9,000 अप्रोक्स मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ, ठीक है। तो 5 लाख का ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 10% 50,000 हो गया, और 2% ऑलमोस्ट 10% 9,000 हो गया। मीन्स ऑलमोस्ट 2% स्टूडेंट्स जितना अपीयर होते हैं प्रीलिम में वो क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। और आउट ऑफ 9214 1824 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए, और उसमें से 685 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो 1000 में एक स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक करता है, जबकि टॉपर का मार्क्स 54% है। मीन्स सिलेबस सिविल सर्विसेज का इतना वाइड है कि अगर आप कैजुअल प्रिपरेशन करोगे, बिना प्लान्ड प्रिपरेशन करोगे, तो एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए जो प्रिपेयर करते हैं पूरा पेन और पेपर के साथ लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल का प्लान करके डे बाय डे उस प्लान को अचीव करने पे काम करते हैं। ये नहीं कि 5 दिन पढ़ना छोड़ दिए, 2 दिन घूमने चले गए, 2 दिन कुछ कर रहे हैं। डेली आपको आज से बैठ के 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो उतना काफी है, कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। और जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा था ऑप्शनल के बारे में, तो ये जो टॉप इस साल के 5 रैंकर है उनका हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो ये रैंक 1 to 5 का देखोगे तो उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है, जो रैंक 1 है उसने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, और उन्होंने ऑप्शनल जो सिविल सर्विसेज में चूज किया, जो 500 का एग्जाम होता है, वो भी हिस्ट्री चूज किया। सेकंड, कॉमर्स का बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो ऑप्शनल में जाके फिर से पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज किया। बाकी 3 इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हैं, एक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसने फिर से जाके आर्ट्स का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस ही चूज करा। मीन्स इवन दो उनका ग्रेजुएशन डिफरेंट बैकग्राउंड से है, सिविल सर्विसेज के लिए वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को प्रीफर किए। क्यों?
क्योंकि जो ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट अगर आप आर्ट्स लेते हो तो ये तो आपका 500 मार्क्स का तैयारी होता ही है। उसके अलावा जो जीके जीएस का जो 4 पेपर है उसमें से पेपर 1-2 का बहुत बड़ा सिलेबस हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब से रिलेटेड है, तो वो कवर हो जाता है। जो हिंदी लिटरेचर लेता है उसका एक जो ए और बी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो गया क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए आर्ट्स के स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग से माइंड करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत एडेड एडवांटेज है, लेकिन सिंसियर वे में उसको प्रिपेयर करना होगा। अब रहा टाइम मैनेजमेंट का, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो टाइम बड़ा क्या स्क्रीन स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा। मैं बड़ा कर पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो पूछा था, पहले तो माइंड में डिफाइन होना चाहिए कि हम चाहते क्या है, ठीक है। मीन्स एक लॉन्ग टर्म जो गोल है, एंड गोल हमारा कैरियर का पता होना चाहिए कि ये बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे दिन अपना गोल चेंज कर रहे हैं। अभी बोल दिए सिविल सर्विसेज का करना है, 1 साल बाद पूछे तो बैंक पीओ का करना है, 3 साल बाद पूछे तो बीएड करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में बड़ा सपना देख लिया, मेहनत किया नहीं, टाइम के साथ सपना डिग्रेड हो गया। तो इसीलिए पहले एक सही गोल अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपना प्लानिंग के हिसाब से, फैमिली सपोर्ट के हिसाब से पहले एक एंड गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। वो जमाना चल गया जो लोग सिंपल 12th ग्रेजुएशन करते थे और उसके बाद रगड़ के बाद में 4 साल 5 साल एग्जाम का तैयारी करते थे। ये 5 टॉपर का एज देखो, सारे 25 26 24 साल के हैं। मीन्स उन्होंने ग्रेजुएशन किया, विद इन 2 साल एग्जाम निकाल लिया, और वो भी ये एज इतना ज्यादा आया है कोविड की वजह से, ये जो डिले हुआ वो सब की वजह से, ठीक है। नहीं तो अभी का जो पैटर्न है, ज्यादा कैंडिडेट वो निकाल रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, जो फ्रेशर है, ग्रेजुएशन किया और 1-2 साल में निकाल लिए। अगर आप ग्रेजुएशन करके 4 साल बाद 4 साल तैयारी कर रहे हो और इंटरव्यू में जा रहे हो, ऐसे ही आपको मार्क्स नहीं देगा। रट्टू मार्क किसी को नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, पैनल में रहते हैं, जिसका भी गैप है ग्रेजुएशन के बाद या 12th या जैसे भी है, गैप जहाँ पे भी आया हमेशा डाउटफुल होता है कि इसका कैरियर का प्लानिंग सही नहीं है, एज को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो वो पहले का माइंडसेट चला गया कि 12th ग्रेजुएशन करके लोग तैयारी करने बैठता था, वो अब सिलेक्शन नहीं होता है। वो इक्का दुक्का, मेजोरिटी ऑफ सिलेक्शन उनका हो रहा है जो फ्रेशर है, जिनके पास क्लियर थॉट है, ठीक है। और ये अभी आगे के दिनों में और एक गैप नैरो होगा, मींस मोर और लेस वो लोग जो एज लिमिट है वो घटेगा, और देखोगे कि ज्यादा 80 to 90% जो है वो विद इन 25-26 वाले ये सब एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक अभी राइट टाइम है, अभी से प्लान करके आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए प्लान कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला, एक ब्रॉड गोल हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि करना क्या है। ये 10th-12th ग्रेजुएशन नहीं, लाइफ में क्या बनना है वो एक एंड गोल होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। आपको शादी में घूमना प्रायोरिटी है, रिलेटिव में जाना प्रायोरिटी है, मोबाइल चलाना, इधर उधर सर्फिंग करना प्रायोरिटी है, या इस गोल को पाने के लिए जो मेहनत करना है वो आपका प्रायोरिटी है। तो एक बार इस गोल के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करना होगा अभी से 4 से 5 साल के लिए। उसके हिसाब से टाइम सेट करना होगा, इस गोल को अचीव करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी आप 10th का स्टूडेंट हो, तभी आपको अलग से कुछ तैयारी नहीं करना है। जो 11th और 12th का आर्ट्स का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ऐसे पढ़ना है जैसे आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो। हर एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो डे 1 से उस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना है। ये नहीं कि बस सिलेबस कवर करने का चक्कर में, रटने का चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि ये सब एग्जाम आप रट के निकाल ही नहीं सकते हो। जहाँ पे 5 दिन में आपको 9 सब्जेक्ट देना है, ठीक है, और रट के इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे तो अभी पहले वाला इंटरव्यू का सिस्टम रह नहीं गया है। वो लोग कोर्स से ज्यादा पूछते ही नहीं है, वो करंट अफेयर से सबसे लेके सारा रिलेट करते हैं। तो वहां पे अगर आप अप्लाई माइंड को नहीं कर रहे हो तो होगा नहीं। तो इस पीपीटी के लास्ट में कैसे इंटरव्यू को टैकल करना है उसका भी मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है। और जैसे एक टाइम लिमिट हम लोग सेट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि एक अभी पूरा जोश में आ गए और डेली 6 घंटा लगातार पढ़ने का टाइम बना लिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो टाइम लिमिट सेट करना है, टारगेट सेट करना है, डेली का रूटीन सेट करना है, हमेशा छोटा छोटा करके, एक पढ़ने का स्लॉट 1.5 से 2 घंटे का, और कोशिश करना है कि उस टाइम माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि ज्यादा ग्रिप करे। और एक बार जो याद हो जा रहा है उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, उससे बाकी चीजों को रिलेट करना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा चीज क्या है, जो आपका मटेरियल है, बाकी स्टेप से वो सारा चीज आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपका स्टडी रूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि अगर आप शाम को पढ़ने बैठना है तो उस टाइम जाके किताब नहीं ढूंढ रहे हो, उस टाइम जाके आप ये नहीं सोचोगे कि हमको ये पढ़ना है। उसको आपको उस दिन का शुरू में ही डिसाइड करना होगा कि आगे आपको दिन भर क्या करना है, और वो आपका प्रायोरिटी रहेगा। जितना नॉन एसेंशियल थिंग है उसको कबाड़ा में अगले 5 6 साल के लिए रखना होगा। हमेशा आगे का सोचना होगा। ये सब एग्जाम वैसा है जिसके लिए अगर आप आगे नहीं सोच रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हमेशा प्लान अहेड, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि आगे का सोचेंगे कैसे, तो उस पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट है? हम्म, ठीक है, अभी मतलब एक क्वेश्चन। उस उस पे अभी हम लोग आएंगे। हाँ बोलिए क्वेश्चंस। नहीं मतलब जैसे आर्ट्स के लिए कोई कोचिंग, जैसे हम कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसका कोचिंग उस पे आएंगे, वो। उस पे अभी आएंगे। कोचिंग, सेल्फ स्टडी, कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उस पर डिस्कस करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीक उस पे करेंगे। पहले अभी इसको, पहले एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं और फिर उस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ कैन आई ओवर माई फियर ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में फियर ओवर करने का है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना है। थिंग्स को मेमोराइज कर रहे हो तो ठीक है, उसको लिंक करके पढ़ना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना लगाओगे एग्जाम हॉल में, उतना कंफ्यूजन कम रहेगा और डर नहीं लगेगा। ठीक है, और इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर है, हाउ टू बिलीव माई सेल्फ इन एग्जाम। अगर आप ये जो टाइम मैनेजमेंट का टिप फॉलो करते हो, इस स्ट्रक्चर में आपको अपने आप को ढालते हो, तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक वो बिल्ड होगा। ठीक है, और क्लियर थॉट माइंड में रहेगा जब सारा स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान रहेगा। जैसे लिख रहे हो, हाउ कैन माई माइंड क्लियर शार्प फॉर द एग्जाम, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? जब माइंड में उस हिसाब से प्लान नहीं रहता है। अभी मैं बोलूंगा जाओ आयुषी छत पे जाओ, तो सीधा से सीढ़ी से चल के आप छत पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते से इतना बार गए हो कि आपके माइंड में वो फीड हो गया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंख बंद करके भी चले जाओगे। तो जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, उसका सीढ़ी भी वैसे पता होना चाहिए।
उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। माइंड ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, फियर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हमें आगे का पता ही नहीं रहता है, करना है सिविल सर्विसेज का तैयार, भीड़ में लड़के लोग दौड़ रहे हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, पूछ दोगे कैसे करना है, पिछले 5 साल में तुम कैसे प्रोसीड किए, कुछ तो किए नहीं, अब करेंगे। तो ऑलरेडी इतना लेट हो गए हो तो कैसे करोगे। लेकिन 10th के बाद एकदम ऐसा टाइम है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आप चाहे प्रीवियस टॉपर्स का इंटरव्यू देख लो, अभी का, सारे ने 10th के बाद माइंड मेकअप करके सब्जेक्ट चूज करा, सारा प्लानिंग करके तैयारी करा। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो उतना ब्राइट होते हैं कि बहुत लेट स्टार्ट करते हैं और बहुत अर्ली क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल्स क्लियर रहता है, माइंड उस लेवल पे शार्प रहता है, वो कभी ना कभी इस टाइप का कोई एग्जाम क्लियर किए रहते हैं। जैसे बहुत आईआईटीएन देखते हो ये जो नीट वाले, वो बहुत इजीली सिविल सर्विसेज निकालते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में नीट और आईआईटी जेईई जैसा इतना टफ एग्जाम दिए रहते हैं कि उन्हें एग्जाम कैसे क्रैक करना है पता होता है। मीन्स वो इस सिस्टम में ऑलरेडी ढले हुए हैं, बस सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन प्रोसेस वही है, तो इजीली वो 1 से 2 साल में तैयारी करके निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो इस टाइप का कम्पिटेटिव एग्जाम कभी दिया नहीं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं, वो तो सिंपल 12th करके ग्रेजुएशन में चले गए। इस टाइप का टफ एग्जाम जो आईआईटी जेईई का है, नीट का, कभी फेस किए नहीं, तो वो इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाते हैं और वो 4 से 5 साल घिसते हैं। जबकि अगर आप प्लान से करो, फ्रेशर में एकदम निकालना बहुत इजी है। और इसीलिए देखो टीना डब्बी, उसकी सिस्टर का, या वैसे बहुत, इस बार का देखो फ्रेशर्स का सेल्फ स्टडी से आर्ट्स लेके सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, विदाउट कोई कोचिंग, प्रॉपर मटेरियल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ। अगर इस प्रोसेस में आते हो, माइंड को ट्रेन करना है, शुरू का 1 साल दिक्कत होगा, लेकिन एक बार सिस्टम में आ गए, कोई मटेरियल कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतना है कि उससे आप जो स्टफ्स है, मटेरियल फिजिकल मंगा के तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कोई कोई सब्जेक्ट का अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो आप कोचिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंक्लूजन वही है कि सेल्फ स्टडी, उस पर फोकस करना है। और एक जो पूछा था कि 10 to 11 जब मूव करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे होगा सर 11th 12th। 10th में तो इतना छोटा सा सिलेबस था, 11th में आते इतना बड़ा हो गया। तो ये ट्रू है, 11th में सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, 12th में सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो सबके लिए है। तो जो फंडामेंटल 10th में बिल्ड किया है, उसी पे बिल्डिंग बनाना है। प्रॉपर प्लान कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, और कोई नहीं है। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है आर्ट हिस्ट्री में सबका, तो जो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं बोला कि प्लान कैसे करोगे। तो जनरली जो प्लान होएगा, एक तो बताया कि अगर एक लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए छोटा छोटा प्लान बनाना है। जैसे अगले 3 महीने का टारगेट सेट करो कि मुझे एक अगले 3 महीने में ये करना है, मुझे ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है, ये करेंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना है। फिर उस 3 महीना का टारगेट सेट हो गया, उस 3 महीना का टारगेट को हर सप्ताह के टारगेट में कन्वर्ट करो कि पहले सप्ताह में इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, दूसरे में ऐसा, क्योंकि 3 महीना मीन्स 12 सप्ताह हो गया। तो ये जो 3 महीने का टास्क है उसको 12 सप्ताह में डिवाइड करो, और फिर उसको हर दिन के टास्क में, जैसे एक सप्ताह में मुझे इतना इतना करना है, अब डेली सुबह उठो, एक डायरी में लिखा होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो पढ़ना है, जो करना है, उसको पूरा टेबुलेट करना है, ऊपर नाम रहेगा, डेट रहेगा। और फिर रात में सोने से पहले इसको इवेलुएट करना है कि अगर हम एक दिन का टारगेट सेट कर रहे हैं तो उसको हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक ही दिन का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो अभी से 5 साल 6 साल आगे का टारगेट कैसे अचीव करोगे। तो इसीलिए 3 महीना का टारगेट, उसको सप्ताह के टारगेट और उसको हर दिन के टारगेट में
कन्वर्ट करना है, डायरी में उसको नोट करना है, और वो छोटा छोटा प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक पूरा आपका टाइम टेबल मंडे टू संडे का पूरा 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना होना चाहिए, और वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसमें क्या अगर दिक्कत आएगा तो वो आगे हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। और हमेशा ये एग्जाम वही निकालते हैं जो मुंह माया से उठते हैं। ये नहीं कि हिस्ट्री पसंद है तो सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, सारा जो सब्जेक्ट्स है। इसीलिए 11th 12th के जो सब्जेक्ट है सब पे इक्वल टाइम डिवोट करके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि जो पसंद आ गया वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 10 घंटा, बाकी छोड़ दिए। सारे को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। कभी भी जोश में आके बहुत 10-12 घंटा का पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाना है। कम देर 4 से 5 घंटा का सेल्फ स्टडी जो खुद से पढ़ोगे, और छोटा छोटा, और उसको इफेक्टिव बनाना है। कभी भी जो शेड्यूल बनाए हो उसको मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन का टास्क नहीं है, ठीक है। और इसके लिए टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग स्टूडेंट में बहुत जरूरी है। टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग होगा, टाइम बेस्ड प्लानिंग होगा तो सक्सेस ऑलरेडी मिलेगा। जैसे मैंने बताया, एक बड़ा गोल, फिर सब गोल, और उसमें छोटा छोटा टास्क। और यहाँ हर स्टेप पे कंफ्यूजन है कि कैसे हम छोटा छोटा गोल डिसाइड करें, हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं, क्या हमको करना है, कहाँ से मटेरियल पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन रिसोर्सेस इतना है, कोचिंग इतना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यही हम लोग का काम है। बेसिकली हम लोग मेंटर करते हैं, टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते हैं, कहाँ पे वो अपना डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट मीट कर पा रहा है कि नहीं, उसका क्रिटिकल थिंकिंग पावर डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसको कैसे और स्ट्रक्चर वे में लाना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में अलग है। एक स्टूडेंट का पढ़ने का अलग तरीका है, दूसरे का अलग तरीका है, तो दो को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग स्टूडेंट स्पेसिफिक होके सारा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ सस्टेन्ड हो, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उसके अंदर इतना मोटिवेशन हो, सारा पता हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारा चीज क्लियर हो, ठीक है। तो अभी मंथली है, मे भी आप ईयरली सब्सक्रिप्शन में जा सकते हो। मंथली में एक जूम मीटिंग करते हैं, और एक टेलीफोनिक जो अभी टाइमलाइन ऐसा बनाओगे डिस्कस करते हैं। और डेली जो रूटीन, एक 3 महीने का प्लान, एक वीकली, और डेली जो करोगे हर दिन या 2 दिन 3 दिन पे उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप जो अर्ली कैरियर का पेज है उस पर भेजना है। तो फिर जब अगले मीटिंग में होगा तो क्या क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों नहीं वो टाइम जो डिसाइड कर रहे हो पूरा हो रहा है, क्या टाइमलाइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे स्कूल और सेल्फ स्टडी ये सबको ऑप्टिमाइज करना है, कहाँ से मटेरियल पढ़ना है, कैसे करना है, वो सब बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैंने दे दिया है कि मेंस का कैसे पैटर्न है, ऑप्शनल के सब्जेक्ट है, तो इसका मैंने इंटरव्यू का ये सब थोड़ा मैंने डाल दिया है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। तो अभी के आज के सेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। हमारी अगली मीटिंग मतलब अगले मंथ में होगी नहीं, या? बाई वीकली होता है। ये जो एनुअल प्लान है उसमें एक ये जूम मीटिंग रहेगा, अगला टेलीफोनिक मीटिंग होगा 2 वीक बाद। तो अभी 2 वीक तक आप जो डेली एक्टिविटी करोगे उसको कंप्लीट करके 15 दिन का जो फोटो भेजोगे उसके बेस पे क्या क्या दिक्कत आ रहा है, और फिर बीच में कैसे मटेरियल आपको जो जो डाउट आएगा, जैसे कहीं पे मटेरियल कैसे करना है, वो करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में पहले 1 सप्ताह अच्छे से बैठ के पूरा उसको प्लान करना है। सब्जेक्ट सारा दे दिया, जैसे मैंने बोला 11th 12th के लिए अभी क्या है कि ज्यादा हमें सिलेबस पे फोकस करना है। जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है। एक कोई भी मैगजीन सेलेक्ट करके, मे बी वो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अच्छा रहेगा स्टार्ट करने के लिए। वो मैगजीन हमेशा कंटिन्यू करना है, मंथली मैगजीन या क्वार्टरली, उसको हर मंथ फिनिश करना है, करेंट अफेयर्स का।
एक न्यूज़पेपर द हिंदू अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं भी द हिंदू का अभी से प्रैक्टिस करो पढ़ने का, ठीक है। द हिंदू, उसका एडिटोरियल रीडिंग मारना है, क्या क्या न्यूज चल रहा है। उससे क्या होता है कि थिंकिंग पावर डेवलप होगा। इससे उसमें बहुत सारा रहता है, तो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अराउंड में, सारा ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएगा। अभी से अगर 5 साल तक आप वो कंटिन्यू करोगे तो ऑलमोस्ट सारा जीके का, अभी का ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आता है, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही वो लोग पूरा जीके जीएस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी थोरो पढ़ना है, रीडिंग मारो पहले, ज्यादा समझने का पहली बार में कोशिश नहीं करना है। पहले एक रीडिंग मारना है, क्विक रीडिंग, और फिर उसको सेकेंड बार में समझने का कोशिश करना है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक वर्क प्लान हम लोग जो डिसाइड करेंगे, तो उस पे आगे हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो और कोई डाउट है, कुछ भी है तो अभी आप पूछ सकते हो। नहीं, कोई डाउट नहीं है। अभी आपको क्या करना है, टाइमलाइन एक सेट करके 3 महीने का क्या क्या होगा एक अपने से बनाओ। मैं भी अभी वो गलत होगा, समझ जो समझ में आता है उसके हिसाब से। मैं भी हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, एटलीस्ट एक टारगेट सेट करो। देखो कि एक टारगेट जो सेट कर रहे हो वो अचीव हो रहा है कि नहीं। उसके लिए बुक्स मटेरियल्स क्या क्या है नहीं है, ऐसे कुछ भी खरीदना नहीं है। पहले एक पता करो क्या बेस्ट मटेरियल है, फिर डिस्कस करके उसको खरीदो। एनसीईआरटी तो चाहिए, बाकी ज्यादा इधर उधर का मटेरियल नहीं खरीदना है अभी, ठीक है। एक एक स्टेप में जो रिक्वायरमेंट है वही खरीदना है। बाकी जो करंट अफेयर्स, जीके जीएस और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करना है। एक रियलिस्टिक 3 मंथ्स का प्लान, उसका वीकली डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डेली डेली का जो आपका जैसे जैसे डेली करोगे, जैसे मैंने 3 महीने का प्लान बना लिया कि हिस्ट्री का 2 चैप्टर मुझे पढ़ना है, एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इंग्लिश का एक पढ़ना है। तो उसका वीकली डिस्ट्रीब्यूशन और डेली डेली का प्लान और कैसे एग्जीक्यूशन है उसका भेजो, ठीक है।